भारतीय संसद का हमारा जो पहला क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने राज्यसभा और उससे संबंधित जो भी तथ्य थे उन पर बात किया था कि राज्यसभा क्या है, कैसे कार्य करती है, द्वितीय सदन है और उससे संबंधित सभापति, उपसभापति आदि पर हमारी चर्चा हुई थी। तो भारतीय संसद या जो हमारी संसद है उसके टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब लोग लोकसभा पे चर्चा करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि हमारी संसदीय परंपरा ब्रिटेन से ली गई है और वहाँ पर एक हाउस ऑफ कॉमन्स है, आम लोगों की सभा है। तो भारत में उसी के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, लोकसभा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा का मतलब, लोक का मतलब यहाँ पर क्या है, यानी कि आम जनता। तो ये लोकसभा है, यानी कि ये जैसे इसके लिए एक शब्द रहता है कि ये लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन है कि मतलब जनता द्वारा निर्वाचित है। तो लोक का मतलब ही होता है कि पब्लिक या आम जनता, तो आम लोगों की ये सभा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोकसभा की बात करें तो देखिए लोकसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 81 में बताई गई है। तो अनुच्छेद 81 पे ही इसकी संरचना है और इससे संबंधित अन्य अनुच्छेद है। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं आपको बेयर एक्ट के तहत कभी शुरू करूंगा तो अनुच्छेद मुख्य बता दूंगा कि किस में क्या है। जो प्रासंगिक अनुच्छेद होंगे उनका उल्लेख चर्चा में होता रहेगा, उनको आप नोट करते रहेंगे। तो जैसे लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा की संरचना 81 में बताई गई है और लोकसभा का सरल मतलब ही है कि जनता की सभा, जिसको इंग्लैंड में या ब्रिटेन में कहते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स, आम लोगों की सभा। तो इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तो संरचना जानने से पहले जो परंपरा में या व्यवहार में इसको कहा जाता है वो जान लेते हैं। जैसे हमेशा ध्यान रखना कि लोकसभा को क्या कहेंगे, निम्न सदन, लोअर हाउस कह सकते हैं आप, निम्न सदन कहेंगे। जैसे राज्यसभा उच्च सदन है, तो मैंने बताया था कि वो परंपरा ब्रिटेन की है। वहाँ पे जो उच्च सदन है वो कुलीन लोगों का सदन होता था, लॉर्ड्स का सदन होता था, तो उसको उच्च सदन कहते हैं। और जो पहला सदन होता है यानी कि लोकसभा, उसको क्या कहते हैं, निम्न सदन। तो जैसे इसको निम्न सदन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, प्रथम सदन कहेंगे। इसके अलावा इसको एक नाम दे देते हैं लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन का मतलब यहाँ पर यह है कि ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। इसके अलावा इसको एक और आप कहते हैं कि ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन का मतलब है कि एक निश्चित कार्यकाल के बाद ये भंग हो जाता है। तो जैसे इसको निम्न सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, या जनता का सदन भी आप कह सकते हैं। ये इसके नाम हैं और ये नाम परंपरा से लिए गए हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे संविधान में संसदीय जो प्रावधान है ब्रिटेन से है, तो हमने ब्रिटेन की संसदीय परंपरा को भी अपनाया है और उनके तमाम सारे संसदीय मतलब प्रावधान तो लिए ही लिए हैं, परंपराओं को भी, रीति रिवाजों को भी हमने अपना लिया है। तो इसको निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक 5 साल पे भंग हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर या ऐसी कोई आवश्यकता हो तो 5 वर्ष के पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। तो ये तो नामकरण की बातें हुई। और निम्न सदन, प्रथम सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन ध्यान रखना, वनडे जैसे एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। अब संरचना पर बात करते हैं। तो देखिए लोकसभा की जो संरचना है वर्तमान में अगर हम सब लोग बात करें तो सबसे पहले वर्तमान की बात कर लेते हैं। देखिए वर्तमान में जो लोकसभा की संरचना है वो इस प्रकार से है कि लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी, लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या होगी वो कितनी होगी, वो होगी 552। अधिकतम मतलब ये हो सकती है, मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होगी। यानी लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। इसको आपको ध्यान में रखना है। और इस 552 का विभाजन करके मैं आपको बता दूं कि किस में क्या है। 552 में देखिए राज्यों के लिए 530 सीटें आवंटित हैं, यानी राज्यों में अधिकतम 530 सीटें हो सकती हैं। जो हमारे संघ शासित प्रदेश होंगे उनके लिए 20 सीटें हैं, यानी मैक्सिमम, अधिकतम। जैसे आपसे पूछ सकता है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो आप बता देंगे 552। राज्यों में लोकसभा की अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 530। और संघ शासित प्रदेशों को या केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें आवंटित की गई हैं, 20। और जो 2 सदस्य बचे वो आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होंगे, यानी एंग्लो इंडियन होंगे, या इनको आप आंग्ल भारतीय कह लीजिए या इनको कह लीजिए एंग्लो इंडियन। तो सबसे पहले आपको इसको समझना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या तो आप बता देंगे कि 552 होगी। उसमें से राज्यों की सीटें कितनी हैं, 530 होंगी। संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश की सीटें कितनी होंगी,
20 होंगी और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत होते हैं। हालांकि इस बार व्यवस्था थोड़ी चेंज हुई है, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो ये पहले आपको ध्यान में रखना है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। अब एक आपसे पूछेगा वर्तमान सदस्य संख्या। तो लोकसभा की जो वर्तमान सदस्य संख्या है आप सब जानते हैं कि 545 है। इसमें एक चीज़ अगर आप और चाहें तो मतलब थोड़ा कर लेना कि इसमें से निर्वाचित कितनी होंगी, 550। निर्वाचित मतलब जनता द्वारा कितनी चुनी जाएंगी, 550। और मनोनीत कितनी होंगी, 2। तो वो बंटवारा भी आप ध्यान रखना। 545 की अगर हम बात करें तो 545 में यहाँ पर ध्यान रखना 530 सीटें किसको दी गई हैं, राज्यों को। 530 सीटें राज्यों को दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक चेंज होगा अब नए सिरे से, वो चेंज आप देख लेना। नए सिरे से चेंज क्या होगा कि जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की लोकसभा सीटें हैं अब वो संघ शासित में चली जाएंगी। तो अभी तक जो 530 राज्यों की होती थी मैक्सिमम, अब वो 530 नहीं रहेंगे। तो ये मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, आप इसमें से माइनस कर देंगे किसकी सीटें, वर्तमान में जब पढ़ेंगे आप कर लेना इसको। वर्तमान में आप जब पढ़ेंगे तो आप 530 में से जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीटें उनको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे अब हम ये नहीं कह सकते कि 530 सीटें राज्यों की होंगी। तो ये कार्य मैं आपको देता हूँ कि आप इसको करके बताना कि इस समय राज्यों को कितनी सीटें हैं, क्यों 530 से कम क्यों पड़ रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर एंड श्रीनगर जो है और जो लद्दाख है ये 2 अलग अलग संघ शासित प्रदेश बन गए हैं। तो इनकी जो लोकसभा सीटें होंगी वो संघ शासित में काउंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बंटवारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आप ध्यान रखना। जैसे अभी तक क्या होता था, जब जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश नहीं था तो उसमें क्या होता था कि 530 सीटें राज्यों से चुनी जाती थी और 13 सीटें संघ शासित प्रदेशों से चुनी जाती थी और 2 मनोनीत होते थे। लेकिन अब ये चेंज हो चुका है। ये काम आपको मैं सौंप रहा हूँ कि आप इसको करना कि कितनी राज्य की बचेंगी उन सीटों को हटाने के बाद, और उन सीट का मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सदस्य संख्या आप ध्यान रखना है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, 545 है, और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552 है। 552 में अधिकतम राज्यों की 530 हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान में अधिकतम 530 नहीं है, बल्कि उनमें से कुछ कमी आएगी। फिलहाल जो यहाँ पर ध्यान रखना, जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी तक जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें यही है वर्तमान में कि 530 सीटें किसकी, राज्यों की। मैं आपको जो आंकड़ा दे रहा हूँ ये 17वीं लोकसभा के चुनाव का है। 17वीं लोकसभा में राज्यों की सीटें कितनी हैं, 530 हैं। संघ शासित प्रदेशों की कितनी हैं, 13 हैं। 13 में 7 दिल्ली की, और जो उस समय 6 संघ शासित प्रदेश अन्य थे चंडीगढ़, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उनकी सबकी एक एक, और 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य। लेकिन जब अब चुनाव होगा 18वीं हमारी जो लोकसभा का, तो वहाँ पे आंकड़े दूसरे तरीके से आएंगे। तो इसको आप ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की सीटों को आप समझ लेना। इसके बाद इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि लोकसभा में जो सीटें हैं उनका बंटवारा तो आपने जान लिया। अब इसमें जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो कौन मनोनीत होते हैं, आंग्ल भारतीय, इनके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया हिंदी में, और अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया गया है एंग्लो इंडियन। इनको भी आप समझ लीजिए। एंग्लो इंडियन यानी कि जो 2 सदस्य मनोनीत होते हैं ये आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत होते हैं। इसके लिए एक अनुच्छेद है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 331। अनुच्छेद 331 कहता है कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है तो वो 2 सदस्यों को इस समुदाय से मनोनीत कर सकते हैं। यानी कि आपसे पूछेगा कि एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो लोकसभा में मनोनयन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है, 331 के तहत होता है। और कौन मनोनीत करता है, तो आप क्या बता देंगे, राष्ट्रपति। तो ये 2 एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत हो सकते हैं, और इनको मनोनीत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस अनुच्छेद के तहत करेगा, 331 के तहत करेगा। इसके अलावा एक और खूबसूरत बात आप याद रखिए कि भारत में जो आरक्षण दिया गया है, पहली चीज़ तो समझ लीजिए कि एक आरक्षण है संसद में और एक आरक्षण है विधानमंडल में, या हम कह सकते हैं कि यहाँ आरक्षण है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो संसद के सदन में या विधानमंडल के सदन में आरक्षण है वो दोनों सदनों में नहीं है। इसको आप दिमाग में बिल्कुल बैठाइए। 2 चीज़ें यहाँ पर समझिए। सबसे पहले
संसद में जो आरक्षण है वो एससी और एसटी का है। दो चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पर। संसद में जो आरक्षण है वो केवल एससी एसटी का है, ओबीसी का या महिला का संसद में अभी तक कोई आरक्षण नहीं है। यानी आरक्षण किसका है? एससी और एसटी का है। और विधानमंडल में भी एससी और एसटी का ही है, ओबीसी या अन्य का नहीं है। तो एक चीज़ सबसे पहले समझिए, संसद के दो सदन हैं। पहला सदन कौन सा है? या लोकप्रिय सदन कौन है? लोकसभा। दूसरा सदन कौन सा है? राज्यसभा। तो एक चीज़ आप समझिए कि राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। राज्यसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है किसी भी व्यक्ति को, यानी एससी किसी भी समुदाय को, सॉरी, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, महिला हो, किसी को राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। लोकसभा में दो समुदायों को आरक्षण है, एससी एवं एसटी, यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। राज्यों में यही चीज़ अगर आपसे पूछेगा तो विधानसभा में आरक्षण है, विधान परिषद में आरक्षण नहीं है। तो देखिए 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं, कहाँ पर? लोकसभा में। और मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। वैसे ही आप एक पॉइंट और जोड़ लेना कि लोकसभा में जो एससी और एसटी का आरक्षण है वो अनुच्छेद 330 में है। आपसे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। अभी आपको मैंने करंट अफेयर्स की एक क्लास पढ़ाई थी, आप उसको पढ़ना, पिछली क्लास में पढ़ी हुई है, पिछले वीडियो में, विधायी निकायों में आरक्षण। तो लोकसभा में किसका आरक्षण है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का। और किस अनुच्छेद के तहत है? 330 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत है? 330। और एंग्लो इंडियन समुदाय का जो मनोनयन 2 सदस्यों का, वो किस अनुच्छेद में है? 331 में है। दोनों अनुच्छेद लिख लेना, तैयार कर लेना, खूब एग्जाम में आते हैं। लेकिन एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 334। मैंने समझाया था आपको, पुरानी क्लास जरूर देखना लोकसभा को समझने के लिए, विधायी निकायों में आरक्षण जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो देखिए, एक आरक्षण लोकसभा में है और दूसरा आरक्षण कहाँ पर है? विधानसभा में। अभी मैं एक भारतीय संविधान का भाग है कुछ वर्गों के बारे में विशेष प्रावधान, तो वहाँ पे मिलेगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि 330 के तहत लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण है। 331 में क्या है? एंग्लो इंडियन का मनोनयन है। एक अनुच्छेद है 332। 332 में विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण है। उसके बाद 333 में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य के मनोनयन का प्रावधान है। हालांकि वो यहाँ ना जोड़िए, विधानसभा में हम सब जान लेंगे, लेकिन सुन लीजिए। लेकिन जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 334 है वो कहता है कि ये जो आरक्षण दिया गया है लोकसभा में एससी और एसटी को, ये जो आरक्षण है ये संविधान लागू होने के 10 वर्ष तक लागू रहेगा। तो जब संविधान लागू होने के, यानी कि 26 जनवरी 1950 से अगले 10 वर्ष, फिर अगले 10 वर्ष, तो इसको हर बार 10 वर्ष करके बढ़ाया गया है। और अभी हाल ही में इसको फिर से 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसी क्लास को मैंने करंट अफेयर्स में आपको पढ़ाया था, आप देखेंगे पिछली क्लास जा करके। देखिए, खुद से कुछ चीज़ें खोजेंगे तो और अच्छे से आपके तैयार होंगे। तो पिछली क्लास में एक करंट का टॉपिक पढ़ा हुआ है, विधायी निकायों में आरक्षण, उसको इससे जोड़ेंगे, खूब आनंद आएगा आपको पढ़ने में। तो 334 में हर 10 साल पे इसको बढ़ाना पड़ता है। तो सरकार ने इस बार एक काम किया है कि एससी एसटी आरक्षण को अगले 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि विधानसभा में भी। लेकिन लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते हैं उस प्रावधान को 10 वर्ष के लिए आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो 331 के तहत ये प्रावधान तो है, लेकिन अभी क्या किया गया है कि अगले 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया है। तो अब अगर अलग से कोई संसद प्रावधान नहीं करती है तो हो सकता है कि आगे एंग्लो इंडियन मनोनीत ना हो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या ध्यान रखना है? लोकसभा की सदस्य संख्या। और क्वेश्चन सुन लीजिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन कितने सदस्यों का होता है? अभी तक या होता था, मान लो नहीं बढ़ेगा तो होता था, हो जाएगा। तो 2 सदस्यों का। कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 331। लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण किस अनुच्छेद में आता है? 330 में आता है। और ये 10 साल होगा, ये कौन अनुच्छेद कहता है? 334 कहता है। तो जब भी संशोधन की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर पड़ती है। इन प्रावधानों को भी ध्यान रखना है। तो ये लोकसभा की संरचना हो गई। इसके बाद फिर हम सब, ये चर्चा हो गई हमारी। इसके बाद करते हैं कि लोकसभा की जो सीटें हैं उनका आवंटन कैसे होता है। तो जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था कि भारत में जो संसद की सीटें हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, उनके आवंटन का आधार जनसंख्या है। तो ये कहा गया था कि लोकसभा में सीटें किस राज्य को कितनी मिलेंगी या कितने होंगी, ये निर्धारित करेगी कौन? जनसंख्या। यानी जनसंख्या जैसे हमारी होगी उस आधार पर हम सीटों का आवंटन करेंगे। तो हुआ क्या कि पहले ये तय हुआ था कि हर जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन होगा और सीटों की संख्या में वृद्धि कर दी जाएगी। तो लोकसभा की सीटें शुरुआती, देखिए आप जानते हैं कि भारत में जो लोकसभा की सीटें हैं
या पहला जो लोकसभा चुनाव पहले उसको समझ लिए 1952 में हुआ, तो उस समय सीटें 500 निर्धारित की गई थी, हालांकि चुनाव 489 सीटों पर ही हुआ था। उसके बाद फिर समय समय पे सीटें बढ़ाई गई हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि इसमें पहली चीज़ तो इसको आप समझिए कि लोकसभा में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका आधार क्या होगा? जनसंख्या होगी। यानी जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा उसको उतनी ज़्यादा सीटें। जैसे यूपी को आप जानते हैं कि लोकसभा में 80 सीटें आवंटित हैं। तो इसमें हुआ क्या कि एक और प्रावधान था कि हर जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। तो समय समय पे लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई, जैसे पहले 500, फिर 525, फिर 545। तो अंतिम मैं अंतिम संशोधन में बताता हूँ। जैसे एक संशोधन हुआ था 31वां संशोधन 1971। तो 31वें संशोधन 1971 द्वारा लोकसभा की सीटें 545 कर दी गई थी, लेकिन इनमें से 545 का कोई औचित्य नहीं है। निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 543, यानी कि टोटल 545, लेकिन निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी? 543। तो लोकसभा की सीटें लगातार जनगणना हुई और हर जनगणना के बाद उनका परिसीमन किया गया, शुरुआती समय में कम से कम 71 तक। तो इसमें यह हुआ कि इस बात को आप समझेंगे कि सीटें लगातार बढ़ती रहीं, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई सीटों का परिसीमन हुआ और सीटें बढ़ती गई। तो 31वें संशोधन 1971 द्वारा लोकसभा की निर्वाचित सीटों की संख्या, निर्वाचित का मतलब कि कितने सदस्य निर्वाचित होंगे, इसमें से 2 मनोनीत हटा दीजिए अगर आप, तो 543, क्योंकि मनोनीत तो 2 ही हो सकते हैं। तो 31वें संशोधन द्वारा लोकसभा के अधिकतम जो, या अधिकतम तो नहीं, लेकिन जो निर्वाचित सीटें घोषित की गई वो की गई 543। लेकिन इसी समय एक मामला ये था कि भारत ने परिवार नियोजन 1950 के बाद ही अपना लिया। 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ और 70 के बाद तो परिवार नियोजन पे बहुत फोकस किया गया। तो उस समय ये होता था कि वे राज्य जिन्होंने परिवार नियोजन में अच्छा प्रदर्शन किया था उनकी सीटें परिसीमन के बाद घट जाती थी, और जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे उनकी सीटें बढ़ जाती थी। तो खास करके जो दक्षिण भारत के राज्य थे, जैसे केरल था, या जैसे आज का जो कर्नाटक है या तमिलनाडु जैसे राज्य हैं, तो इन्होंने इसका विरोध किया कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को हम सब बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे यहाँ जनसंख्या भी कम है तो हमारी सीटें भी कम होती चली जा रही हैं, तो इस पर कुछ ना कुछ संसद को करना होगा, अन्यथा हम सब भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को नहीं मानेंगे। तो काफ़ी दबाव था उस समय सरकार पे कि अब सीटें न बढ़ाई जाएं, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर अगर सीटें, भाई अगर आज के आधार पर परिसीमन कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की सीटें 100 को पार कर जाएंगी, क्योंकि उसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। तो जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, जनसंख्या नहीं नियंत्रित कर पा रहे हैं, उनको लोकसभा में ज़्यादा सीटें मिलती हैं और फिर उनको राजनीतिक एडवांटेज होता है, फ़ायदा होता है। तो दक्षिण के राज्यों ने कहा कि भाई हम भी जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, हम कोई कमज़ोर थोड़ी हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम सब भी परिवार नियोजन को नहीं मानेंगे। तो वो एक समय था जब दबाव पड़ा सरकार पे। तो 543 अधिकतम निर्वाचित सीटें या निर्वाचित सीटें 543 होंगी, ये 31वें संशोधन में कहा गया। लेकिन जब ये सारी बातें हुई, दक्षिण के राज्यों का विरोध हुआ, तो फिर 42वें संशोधन 1976 द्वारा एक प्रावधान किया गया। इसको आप ध्यान से लिख लेंगे और समझ भी लेंगे। 42वें संशोधन 1976 द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 2001 तक, यानी 2001 की जो जनगणना होगी तब तक सीटों की संख्या बदली नहीं जाएगी। यानी 42वें संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि लोकसभा की सीटों की जो संख्या होगी उसका आधार 1971 की जनगणना होगी। ये मैंने राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपको बताया था। क्या कहा गया कि 42वें संशोधन 1976 द्वारा ये कहा गया कि भारत में लोकसभा सीटों की संख्या का आधार 1971 की जनगणना होगी, और फिर 2000 के बाद, सन 2000 के बाद जो जनगणना होगी अर्थात 2001, उस जनगणना के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाएगा। यानी 42वें संशोधन ने जो विरोध था उसको ख़त्म किया कि लोकसभा में जो सीटें होंगी वो 1971 की जनगणना के आधार पर ही होंगी, और ये व्यवस्था कम से कम 2001 तक चलनी थी। अब जब 2001 में ये समय सीमा समाप्त हुई तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एनडीए सरकार थी। उनके सामने फिर संकट आया और फिर वही बातें थी कि अगर सीटों का परिसीमन किया जाए, परिसीमन का मतलब है, परिसीमन तो हो सकता है, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, परिसीमन अलग मामला है। परिसीमन का मतलब होता है कि सीटों में जनसंख्या का समान वितरण करने के लिए सीटों में कुछ कटौती की जाती है, बढ़ोतरी की जाती है, परिसीमन हो सकता है।
तो ये प्रावधान किया, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये समस्या आई कि फिर क्या किया जाए, भाई ये सीमा तो पूरी हो चुकी है। मतलब 42वां संशोधन ये कहता है, 42वां संशोधन ये बता रहा है कि जो लोकसभा की सीटें होंगी उनका आधार क्या होगा, 1971 की जनगणना होगी और 2001 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी निर्वाचित सीटें कितनी रहेंगी, 543 ही रहेंगी, 543 सीटें ही रहेंगी, बदलाव इनमें नहीं होगा और 2001 तक ये व्यवस्था चलेगी। अब जब 2001 आया तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल या उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल कार्य कर रहा था, तो उनके सामने भी ये समस्या आई। तो इन्होंने क्या किया कि 42 को आप ठीक डबल कर लीजिए, यानी 42 दूनी कितना, 84। तो एक संशोधन किया, 84वां संशोधन 2001, यानी 42वें के बाद एक संशोधन हुआ, 44वां संशोधन 2001। और 44वें संशोधन 2001 द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि अब जो सीटों का ये आवंटन है या सीटों की जो संख्या है वो 2026 तक अपरिवर्तित रहेगा। तो 26 के बाद जो जनगणना होगी उसके बाद जो है, यानी 25 साल और एक्सटेंड कर दिया गया कि 26 के बाद जो जनगणना होगी उसके आधार पर हम सब निर्णय करेंगे। तो फिर से इसको समझ लीजिए, यानी लोकसभा में अभी क्या है कि निर्वाचित सदस्य कितने हो सकते हैं, 543। मनोनीत को छोड़ दीजिए आप, हो सकता है अगली बार से मनोनीत सदस्य ना हो, अगर 10 साल का उनका प्रावधान ना बढ़ाया गया तो समाप्त हो जाएंगे। तो 543, इसी 543 पे ही बहुमत सिद्ध करना होता है किसी नवगठित सरकार को। तो 543 होगी, ये किस संशोधन द्वारा कहा गया, 31वें संशोधन 1971 द्वारा। और फिर जो विरोध हुआ उस विरोध के बाद 42वां संशोधन कहता है कि लोकसभा की सीटों की जो संख्या होगी या लोकसभा जो सीटें होंगी उनका जो आधार होगा 71 की जनगणना होगी और 2001 तक ये अपरिवर्तित रहेगा। और फिर 84वां संशोधन 2001 होता है, वो कहता है कि ये व्यवस्था 2026 तक चलेगी। यानी वर्तमान स्थिति यही है कि लोकसभा में सीटों के आवंटन का आधार 1971 की जनगणना है और ये व्यवस्था 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, ये आपको याद रखना है। हालांकि इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पे हो सकता है, ये थोड़ा अंतर ध्यान रखना। परिसीमन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी लोकसभा में ज़्यादा जनसंख्या हो जाए तो मैनेज कर सकते हैं कि बगल की लोकसभा को कुछ क्षेत्र आवंटित कर दिए जाएँ, तो परिसीमन हो सकता है। परिसीमन में ये होता है कहीं पर बहुत बड़ी लोकसभा हो गई तो उसके कुछ हिस्सों को दूसरी लोकसभा के साथ शिफ्ट करके ये प्रयास किया जाता है कि सभी सीटों में जनसंख्या का समान आवंटन हो। मतलब कोई लोकसभा का सांसद आए तो लगभग वो एक जैसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे, इसका मतलब है। एक जैसी मतलब एग्जैक्ट नहीं कि हर लोकसभा की जनसंख्या 10 लाख हो, 20 लाख हो या 50 लाख हो या 60 लाख हो, मतलब ये है कि समानता रहनी चाहिए। तो परिसीमन हो सकता है, लेकिन सीटों की जो संख्या होगी वो 2026 तक बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। और आपसे पूछेगा कि जो लोकसभा की सीटों की संख्या है उसका आधार क्या है, 71 की जनगणना, और ये कब तक अपरिवर्तित रहेगा, 2026 तक। परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर हो सकता है। इसके बाद हम सब देखते हैं कि लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो लोकसभा चूंकि हम सब पढ़ रहे हैं तो देखिए लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लोकसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पर होता है। और इसमें वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता लोकसभा सदस्यों को चुनती है। तो जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोकसभा सदस्य होते हैं वो किस तरह से चुने जाते हैं, डायरेक्ट, सीधे जनता द्वारा। और उसका आधार क्या है, वयस्क मताधिकार। जैसे आप जानते हैं कि भारत में वयस्क मताधिकार को अनुच्छेद 326 में परिभाषित किया गया है। ध्यान रखना, अगर आप आगे की हालांकि पढ़ेंगे, लेकिन भारत में जो वयस्क मताधिकार है वो अनुच्छेद 326 में परिभाषित किया गया है। भारत के हर उस नागरिक को 18 साल से जो ऊपर का है उसको मताधिकार का अधिकार है। सामान्य परिस्थितियों में कोई विशेष परिस्थिति हो तो उससे ये अधिकार छीना जा सकता है। सामान्य परिस्थिति में वयस्क मताधिकार का मतलब यही है कि एक निश्चित उम्र प्राप्त करने के बाद आपको मताधिकार का अधिकार होता है। तो वर्तमान में आप जानते हैं कि वयस्क मताधिकार का जो सीमा है या जो एक प्रकार की उसकी मानक है वो 18 साल है। और इसके पहले अगर आप जाएंगे पीछे तो पहले वयस्क मताधिकार 21 वर्ष हुआ करता था। भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो मताधिकार की आयु उस समय या वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन 61वें संशोधन द्वारा इसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और इसमें वही जो मैंने बताई थी आपको, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, यानी जो सबसे ज़्यादा मत पा जाता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है।
तो इसको जरूर ध्यान रखना है कि निर्वाचन कैसे होता है। तो आप बता देंगे कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन करती है। तो इसमें कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। सदस्य संख्या पर बात हो ही चुकी है। इसके बाद फिर एक चीज़ आती है कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो लोकसभा सदस्य जो होना चाहिए भारत का, उसकी क्या योग्यताएं हों। तो देखिए, योग्यताओं में जो सामान्य योग्यताएं हैं वही हैं। पहली कौन सी, भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, विकृत चित्त यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि पागल दिवालिया ना हो। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आपको ध्यान में रखना है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसके तहत जो भी योग्यताएं मांगी जाएं उसको पूरी करनी होंगी। और समय समय पर संसद भी बना सकती है योग्यताओं का मानक। जैसे अभी क्या है, एक नए नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को 2 साल से अधिक की कोई सज़ा होती है तो वो सज़ा की अवधि और प्लस 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकता। इस तरह से और तमाम सारे नए नए प्रावधान जुड़ते रहते हैं। तो संसद जैसा कि निर्धारित करे वो योग्यताएं उसे धारित करनी होंगी। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत जो योग्यताएं मांगी जाएं उसके पास होनी चाहिए। तो देखिए, योग्यताओं में निरहरता भी मैं साथ साथ बताता चल रहा हूँ कि क्या नहीं होना चाहिए। जैसे लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता एक साथ, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखना। और निरहरताओं को भी आगे हम पढ़ लेंगे। संसद सदस्यों की निर्वाचन संबंधी निरहरता हो सकती है, दल बदल संबंधी हो सकती है। तो तमाम सारी निरहरताएं हैं, उनको भी हम एक अलग चैप्टर में पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल साधारण क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 25 साल होनी चाहिए। लाभ का पद ना हो, विकृत चित्त ना हो, दिवालिया ना हो, ये सारी शर्तें आप जानते हैं। तो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि लोकसभा सदस्य का कार्यकाल क्या होता है, तो देखिए, लोकसभा सदस्य का साधारण कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यदि लोकसभा बीच में भंग हो जाती है तो 5 साल की कोई गारंटी नहीं है। तो 5 वर्ष उसका क्या होता है, कार्यकाल होता है। और लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, ये भी साधारणतया कितना होता है, 5 वर्ष होता है। यानी कि प्रति 5 वर्ष पे लोकसभा के चुनाव होने चाहिए। आदर्श कंडीशन ये है। लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण कई बार ऐसा होता है कि मध्यावधि चुनाव होते हैं। यहाँ पे इसको भी आप समझ लेना, ये शब्द आप समझ लेना कि मध्यावधि चुनाव क्या होते हैं। मध्यावधि चुनाव का सरल मतलब है कि जब लोकसभा अपना पूरा कार्यकाल न पूरा कर पाए या अपना पूरा कार्यकाल होने के पहले ही भंग हो जाए, तो इस तरह के होने वाले चुनावों को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। और ये पूर्ण कार्यकाल के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे मान लेते हैं वर्तमान में 17वीं लोकसभा है और 17वीं जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 2019 से 2024 तक है। किसी कारण से कोई भी कारण उत्पन्न हो जाए, गठबंधन में ऐसा होता है, पूर्ण बहुमत में ऐसा होना लगभग मुश्किल होता है। तो मान लेते हैं कि अगर 2022 में ही लोकसभा भंग हो जाए तो इस चुनाव को क्या कहेंगे, मध्यावधि चुनाव कहेंगे। तो मध्यावधि चुनाव भी इसमें होते हैं। तो वैसे लोकसभा का साधारण कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी लोकसभा कैसा सदन है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि लोकसभा अस्थायी सदन है। कैसा सदन है, अस्थायी सदन है और इसको भंग किया जा सकता है। तो साधारण कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, लोकसभा का ये कार्यकाल 5 वर्ष होगा किस दिन से, प्रथम बैठक से 5 साल। ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष होगा वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। यानी जिस दिन चुने जाने से नहीं, जिस दिन उसकी प्रथम बैठक बुलाई जाएगी उस दिन से उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के पहले उसे भंग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है। तो ये भी एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। साधारणतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा सदस्य भी 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। तो लोकसभा का सामान्य कार्यकाल ध्यान रखना। इसमें एक और चीज़ जोड़ देना, यदि आपातकाल हो तो लोकसभा का कार्यकाल संसद के प्रावधानों के तहत बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना, अगर आपात परिस्थिति हो तो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, किंतु ये एक बार में 1 साल से अधिक नहीं होगा। यानी कि यदि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हुआ है, यदि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐड कर लेना। एक पॉइंट और इसमें जोड़ लेना, 42वें संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। 42वें संशोधन 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन पुनः 44वें संशोधन 1978 द्वारा इसके कार्यकाल को फिर से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है।
तो जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा का कार्यकाल एक बार जब आपातकाल चल रहा था तो 42वें संशोधन द्वारा 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसको कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया गया है। तो ये लोकसभा का कार्यकाल संबंधी पूरा प्रावधान है, यानी कि सामान्य कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष, किंतु आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक या एक बार में 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 42वें संशोधन में कितना कर दिया गया था, 6 वर्ष, जिसको बाद में घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब लोकसभा का कार्यकाल कब से होगा, प्रथम बैठक से। इसमें फिर आगे हम सब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखना, लोकसभा में एक होता है प्रोटेम स्पीकर। ये एग्ज़ाम में खूब आता है, इसको आप ज़रूर ध्यान देना। प्रोटेम स्पीकर या इसको हम कहते हैं अस्थाई अध्यक्ष। तो आपको ध्यान रखना है कि एक होता है प्रोटेम स्पीकर या अस्थाई अध्यक्ष। ये क्या होता है इसको आपको समझना है। देखिए, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो लोकसभा के सदस्यों में से ही, उन्हीं के सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है। और लोकसभा के जो अध्यक्ष का कार्यकाल होता है वो प्रथम बैठक, यानी लोकसभा की जो नई लोकसभा होगी उसकी प्रथम बैठक के मतलब जो है प्रथम बैठक के दिन के पहले तक होता है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि 16वीं लोकसभा थी, तो 16वीं लोकसभा में जो अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल 17वीं लोकसभा की प्रथम बैठक से पहले तक होगा, प्रथम बैठक से पहले तक होगा। तो 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, 17वीं लोकसभा के प्रथम बैठक के पहले तक। तो जब पहली बैठक होती है उसके पहले अध्यक्ष कोई नहीं होता है। तो यहाँ पर एक परंपरा है, क्या परंपरा है इसको समझेंगे कि जब नई लोकसभा चुन करके आती है और उसकी जब पहली बैठक होती है तो उस समय कोई अध्यक्ष नहीं होता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को अस्थायी या प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आपका बन गया कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ध्यान रखना है। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कब होती है, जब कोई नई लोकसभा, यानी कोई नई लोकसभा चुन करके आए तो जो पहली बैठक होती है उस दिन की बैठक के लिए राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। और प्रोटेम स्पीकर मुख्य रूप से क्या करता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसका मुख्य कार्य क्या होता है, नव जो निर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है कि नवी लोकसभा जब चुन करके आती है तो प्रथम बैठक या पहले दिन जब लोकसभा इकट्ठी होती है तो उस दिन की बैठक के लिए राष्ट्रपति एक अस्थायी अध्यक्ष चुनता है या प्रोटेम स्पीकर चुनता है, या चुनता नहीं सॉरी नियुक्त करता है। और वो क्या करता है, इस लोकसभा के जो सदस्य आए हैं उनको क्या करता है, शपथ दिलाता है। और उसके बाद फिर लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेती है। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है फंसाने वाला कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष कोई शपथ नहीं लेता है, वो साधारण सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो प्रोटेम स्पीकर को जानने के बाद हम सब 2 चीज़ों पर और बातें कर लेते हैं। एक लोकसभा का होगा अध्यक्ष और एक होगा उपाध्यक्ष, यानी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि राज्यसभा में सभापति होता है और उपसभापति होता है, वैसे ही लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। यानी लोकसभा में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होता है। तो इसको साधारण तरीके से समझ लीजिए। पहली बैठक में प्रोटेम स्पीकर अध्यक्षता करता है। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। यानी जब नई लोकसभा का चुनाव होगा तो जो ये 543 सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य आए हुए हैं, उन्हीं में से लोकसभा एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। हो सकता है कि 2 लोग दावेदार हों तो फिर मत विभाजन करा दिया जाता है, वोटिंग करा दी जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जैसे कि वहाँ पर क्या है कि सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो वहाँ सभापति का चयन राज्यसभा द्वारा नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा गया है संविधान में कि लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष का काम क्या होगा, अध्यक्ष लोकसभा बैठकों का संचालन करेगा, सदन की व्यवस्था बनाएगा, सत्र को स्थगित कर सकता है, किसी सदस्य का आचरण प्रतिकूल होने पर उसको सदन से बाहर कर सकता है, निलंबित कर सकता है। वो कई सारी समितियों का अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष ये होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष। और जब अध्यक्ष ना हो तो उसका कार्य कौन करेगा, उपाध्यक्ष। अगर कार्यकाल दोनों का पूछे तो दोनों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। अध्यक्ष के बारे में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की या प्रथम बैठक के दिन के पहले तक होगा।
यानी नई लोकसभा की जब प्रथम बैठक होगी उसके पहले तक अध्यक्ष का कार्यकाल होगा। साधारणतया कितना होता है? 5 वर्ष। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ध्यान रखना, परस्पर इस्तीफा सौंपते हैं, यानी अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा? अध्यक्ष को देगा। ये ध्यान रखना है। और अगर इनको हटाना है तो हटाने की प्रक्रिया वही है, लोकसभा इनको प्रस्ताव के द्वारा एक प्रस्ताव ला करके हटा सकती है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव कितने दिन पहले सूचना दे करके लाया जा सकता है? 14 दिन की पूर्व सूचना पर लाया जा सकता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को यदि लोकसभा चाहे तो 14 दिन की पूर्व सूचना दे करके एक प्रस्ताव लाएगी और उस प्रस्ताव के बाद उनको हटाया जा सकता है। और वो नियम यहाँ पर भी लागू होगा कि जिस व्यक्ति को या जिस पीठासीन को, अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रावधान आया है तो वो उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकते और ना ही वहाँ पे निर्णायक वोट देंगे। अध्यक्ष को भी ध्यान रखना, कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है। कास्टिंग वोट मतलब निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। यदि किसी मुद्दे पर वोट बराबर हो जाएंगे तो अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट देगा, और उसको हटाए जाने का जिस दिन प्रस्ताव होगा उस दिन ना तो वो बैठक की अध्यक्षता कर सकता है, ना ही वो कास्टिंग वोट दे सकता है। तो लोकसभा अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी, दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देंगे। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, अध्यक्ष के कार्य मैंने बताए, सदन का संचालन करना, सत्र को निलंबित कर सकते हैं या जिसको कह सकते हैं स्थगित कर सकते हैं, किसी सदस्य का आचरण प्रतिकूल पाए जाने पर उसको निलंबित कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष ही राष्ट्रपति और संसद के बीच जो पत्राचार होता है या जो संदेशों का आदान प्रदान होता है उसकी मध्यस्थता करता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है। तो लोकसभा अध्यक्ष को आपको ध्यान में रखना है। देखिए डाटा आप देख लेना, जैसे कुछ डाटा वनडे परीक्षाओं में आते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आप जानते हैं कि जी.बी. मावलंकर, उनको लोकसभा का पितामह भी कहा जाता है। या जैसे पूछ ले आपसे राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे, तो जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति हैं, यानी कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए व्याख्यात्मक चीज़ें मैं बताता चल रहा हूँ, डाटा आप इकट्ठे करते रहिए, उससे जुड़े हुए प्रश्न जुगाड़ते रहिए। जैसे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, वर्तमान हमारे राज्यसभा के सभापति कौन हैं, उपाध्यक्ष कौन हैं, उनको आप समझिए। तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में कॉमन चीज़ें, अभी थोड़ी चर्चाएं और होंगी अभी हमारी सबकी संसद के तीसरे टॉपिक में, तो वहाँ और विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा अध्यक्ष आप जानते हैं कि दल बदल का निर्णय अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा में कोई सदस्य दल बदल करे तो इसका निर्णय कौन करेगा? अध्यक्ष करेगा। तो लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और विचार कर लेते हैं इस लेक्चर में हम सब, और तीसरा लेक्चर जब हम आपको बताएंगे तो उसमें संसद से जुड़ी हुई अन्य सारी बातें हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ हम सब यहाँ पे चर्चा कर लें कि लोकसभा को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो लोकसभा की शक्तियाँ, तो देखिए आमतौर पे क्या होता है कि कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर निम्न सदन को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। जैसे ब्रिटेन में उच्च सदन को काफ़ी कमज़ोर कर दिया गया है। हालाँकि भारत में उच्च सदन को ठीक ठाक अधिकार हैं, लेकिन लोकसभा थोड़ा ज़्यादा अधिकार रखती है। तो ये वहीं से आप निकाल लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि धन विधेयक की अगर हम बात करें, अभी पहले इनको यहीं पर फॉर्मल साधारण पढ़ लीजिए, फिर इस पर विस्तार से चर्चा हम सब करेंगे। जैसे अगर हम धन विधेयक को देख लें तो आप जानते हैं कि धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, यानी कि धन विधेयक का आरंभ कहाँ पर हो सकता है? लोकसभा में। कभी भी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा हमेशा। उसका आरंभ यानी कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं हो सकती। और धन विधेयक पर मैंने बताया था कि राज्यसभा को क्या शक्तियाँ हैं? केवल 14 दिन रोक सकती है। तो वहाँ से जोड़ लीजिए, आसान हो जाएगा। जैसे तो धन विधेयक की अगर हम बात करेंगे तो धन विधेयक पर लोकसभा को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यसभा को केवल एकमात्र शक्ति है कि वो 14 दिन उसको रोक सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि धन विधेयक के मामले में लोकसभा ज़्यादा जो है मजबूत है या उसको ज़्यादा शक्तियाँ हैं। संविधान संशोधन विधेयक पे दोनों इक्वल हैं। साधारण विधेयक पर भी दोनों समान है, लेकिन संयुक्त बैठक मैंने बताई थी अनुच्छेद 108 के तहत जब होगी तो उस बैठक की सारे जो कार्यवाहियाँ होंगी वो लोकसभा के नियम के अनुसार होंगी। उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और लोकसभा की चूंकि संख्या ज़्यादा होती है इसलिए वो हावी भी हो सकती है। तो सामान्य प्रावधान यहाँ पर ये है। तो धन विधेयक के मामले में कौन ज़्यादा वरीयता है पाती है? लोकसभा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना कि भारत में जो कार्यपालिका है, तो कार्यपालिका यानी कि हमारी जो कार्यपालिका है उसमें जो हमारी सरकार होती है उसका गठन कहाँ से होता है? लोकसभा से ही होता है। मतलब जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत होगा वही पार्टी सरकार बनाएगी। और ये एक स्वस्थ परंपरा या अच्छी परंपरा मानी जाती है कि प्रधानमंत्री
निम्न सदन का ही सदस्य हो। हालांकि उच्च सदन का हो सकता है, कोई रोक नहीं है, लेकिन निम्न सदन का सदस्य हो। ज़्यादातर मंत्रिपरिषद के सदस्य भी निम्न सदन के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से ही कार्यपालिका का गठन होता है, इसलिए ज़्यादा अधिकार इसके पास हो सकते हैं इस मामले में। तो ये सारी शक्तियाँ हैं, यानी धन विधेयक पे लोकसभा एक तरफा अधिकार रखती है। संविधान संशोधन विधेयक पे वो राज्यसभा के समान है, कोई अंतर नहीं है। यदि संविधान संशोधन विधेयक पे दोनों अड़ेंगे, लोकसभा पारित करे, राज्यसभा ना पारित करे, तो समाप्त हो जाएगा। साधारण विधेयक पे एक प्रावधान हो सकता है संयुक्त बैठक का, उसको आगे हम सब चर्चा कर लेंगे। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि सरकार का गठन कहाँ से होता है, लोकसभा से होता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा के बारे में सब कुछ जाना है कि उसका कार्यकाल क्या होता है, उसके सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसके अलावा हम लोगों ने लोकसभा सदस्यों की अहर्ताएँ जानी, क्या नहीं होना चाहिए ये जाना, लोकसभा की सदस्य संख्या, संरचना, सदस्य संख्या में अधिकतम पे क्या बंटवारा है, वर्तमान पे क्या बंटवारा है, 300 अनुच्छेद 331 एंग्लो इंडियन का मनोनयन, लेकिन वर्तमान में वो 10 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया गया है। 332 का संबंध विधानसभाओं से है, तो उसको यहाँ चाहें तो हटा दें। 330, 331, 334 कम से कम याद रखना है आपको ये अनुच्छेद। तो लोकसभा के बारे में सारी बातें यहाँ पर हुई हैं। इस वीडियो को हम यहाँ समाप्त करेंगे। जो संसद का हमारा तीसरा वीडियो होगा, उसमें हम जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, गणपूर्ति, कोरम आदि के बारे में चर्चा कर लेंगे, बैठकों के बारे में चर्चा कर लेंगे। उसके बाद फिर जो संसदीय कार्यवाहियाँ होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा सुविधाजनक होगा उस तरह से वीडियो को अलग अलग भागों में बांट करके आपको सामने प्रस्तुत किया जाएगा।